हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरपी जैन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का विद्याकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। उस टॉपिक का नाम बेटा मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग बुद्धि का मापन भी कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बुद्धि के मापन का क्या परिणाम है, कैसे हम बुद्धि का मापन मापते हैं, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग देखेंगे यहां पर। और यहां पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो उन सभी पहलुओं पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस कंप्लीट वीडियो में हमारा मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है बेटा बुद्धि का मापन। बुद्धि को मापने का सबसे पहला कार्य किसने किया था? तो उसका एक ही नाम आता है बेटा, बुद्धि को मापने का सर्वप्रथम कार्य जो होता है, बुद्धि को नापने का सर्वप्रथम कार्य, बुद्धि को मापने का सर्वप्रथम कार्य अल्फ्रेड बिन्ने तथा साइमन द्वारा किया गया। आइए यहां पर मैं बुद्धि के मापन की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर वैज्ञानिक रूप से बुद्धि को मापने का जो कार्य किया गया, ये वैज्ञानिक रूप से मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मान्य यही है और यही एग्जाम में वैज्ञानिक रूप से बुद्धि मापने का सबसे पहला कार्य अल्फ्रेड बिन्ने तथा साइमन के द्वारा किया गया। इसके पहले अल्फ्रेड बिन्ने के पहले की अगर मैं बात करूं बेटा, बुद्धि को मापने का जो कार्य होता था वह अवैज्ञानिक कार्य था, अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता था। अवैज्ञानिक तरीके का मतलब क्या था बेटा, कि मतलब बस ऐसे ही नॉर्मल तरीके से उसको बता दिया जाता था। जो व्यक्ति दिखने में ज्यादा शरीर से भारी हो, शरीर से अच्छा हो, ऐसा माना जाता था उसकी बुद्धि उतना ही अच्छी होगी, ऐसा माना जाता था। जबकि यह उदाहरण पूरी तरीके से गलत है। आप लोग भी बेटा जानते हो कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिसकी बॉडी अच्छी हो उसका दिमाग भी अच्छा हो, उसकी बुद्धि भी अच्छा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आइए मैं इन्हीं सारी चीजों पर मैं खंडन करने वाला हूं, इन्हीं सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। तो बिन्ने के पूर्व का काल, बिन्ने के पहले 1905 में आ जाते हैं अल्फ्रेड बिन्ने। अल्फ्रेड बिन्ने का जो काल आता है 1905 के बाद आता है, लेकिन 1905 के पहले क्या होता था, पहले बुद्धि को कैसे मापते थे और 1905 के बाद कैसे मापेंगे, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करूं बेटा बिन्ने के पूर्व का काल जो कि 1905 ईस्वी से पूर्व का काल, जिसको हम लोग अवैज्ञानिक काल बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अवैज्ञानिक काल के बारे में। और इसमें अगर बात करूं प्रारंभिक काल के जो समर्थन करता है कौन कौन है, लिवेस्टर महोदय हैं, गिलफोर्ड हैं, गाल्टन हैं। यही गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि शब्द के बारे में बताया था। बुद्धि शब्द के बारे में 1885 में बताया था। और यहां पर इस सिद्धांत कब दिया जा रहा था, 1905 के बाद अल्फ्रेड और बिन्ने का दिया गया था। और यहीं पर हम बात करेंगे गिलफर्ड महोदय थे, और कैटल महोदय वही हैं जिन्होंने 16 पीएफ जो कि आपके 2025 के एग्जाम में भी पूछा गया था, 16 पीएफ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 16 पर्सनालिटी फैक्टर बोलते हैं, व्यक्तित्व कारक के सिद्धांत भी दिया गया था। किसके द्वारा? कैटल के द्वारा दिया गया। अब बात यहां पर है कि अवैज्ञानिक काल से मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहां पर अवैज्ञानिक काल पे आते हैं हम लोग। बुद्धि को मापने का जो पहला तरीका अवैज्ञानिक काल था, उसमें शरीर रचना था। यहां पे बुद्धि मापन का जो मैंने तरीका आपको बताया, यहां पर अवैज्ञानिक काल की बात हम लोग करेंगे। अवैज्ञानिक काल, ये अवैज्ञानिक काल का मतलब यह हुआ कि यहां पर कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दिया जाएगा जिससे आप संतुष्ट हो सके। विज्ञान में तो यही होता है, जब तक किसी चीज का एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, जब तक उसको सही तरीके से सिद्ध नहीं कर लिया जाता, तब तक हम लोग उसको मानते नहीं हैं। विज्ञान में तो यही होता है। विज्ञान इसीलिए कहा जाता है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान हो। लेकिन यहां पर अवैज्ञानिक तरीका इसलिए माना गया क्योंकि यहां पर कहा गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक थे सभी के सभी लोग, चाहे लिवेस्टर हो, चाहे गिलफोर्ड हो, चाहे गिलबर्ट हो, चाहे गाल्टन हो, चाहे कैटल हो, सभी के सभी मानते थे जिसकी शरीर रचना जितनी सुंदर होगी, जिसकी शरीर रचना जितनी अच्छी होगी, उसका बुद्धि उतना ही ज्यादा विकसित होगा। जबकि ये कथन बिल्कुल पूरी तरीके से क्या होता है, गलत होता है। और लिवेस्टर जो कि अवैज्ञानिक काल के सबसे पहले लिवेस्टर महोदय ने 1775 में, कब बेटा 1775 में सर्वप्रथम शरीर रचना की दृष्टि
कोण से बुद्धि का मापन किया था। बुद्धि को मापने का जो पहला, अगर मैं बात करूं, पहला अवैज्ञानिक जो काल जिसको हम लोग बोलते हैं, शरीर रचना के आधार पर मापा गया। शरीर रचना के आधार पर बुद्धि को मापा गया और शरीर रचना के आधार पर बताया गया जिसका शरीर जितना अच्छा होगा, जिसका शारीरिक बनावट जितना अच्छा होगा उसका बुद्धि उतना ही ज्यादा होगा, उसका बुद्धि उतना ही ज्यादा होगा। क्या बेटा ये सही? आप लोग कमेंट करके बताओ। ज्यादा होगा। आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है। आप देखेंगे दुबला पतला व्यक्ति के अंदर भी बहुत सारी जो बुद्धि होती है, बहुत सारी इंटेलिजेंस होते हैं। तो यहां पर ऐसा कहना बिल्कुल यहां पे गलत था कि शरीर रचना के आधार पर बुद्धि की मापन नहीं करी जा सकती है। और इसी को संशोधन किया था 1905 में अल्फ्रेड बिन्ने और साइमन ने, इस प्रकार ही भी किया था। और अगर बात करूं बेटा, फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। और कैटल, अगर मैं कैटल की बात करूं, यही कैटल बेटा मैं आपको बार बार बताता हूं, 2025 के एग्जाम में पूछा गया। कैटल ने 16 पीएफ का मतलब होता है पर्सनालिटी फैक्टर, व्यक्तित्व कारक होते हैं। 16 पीएफ का सिद्धांत भी कैटल के द्वारा दिया गया। और 1890 में बुद्धि मापन एवं परीक्षण में बुद्धि मापन के लिए इन्होंने कैटल ने प्रयोग भी किया था। बुद्धि मापन एवं परीक्षण में बुद्धि मापन के लिए प्रयोग कैटल के द्वारा भी किया गया था, लेकिन इनका कुछ खास प्रभाव नहीं था। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पर एक इमेज मैंने लगाया था कि यहां पर जो मोटा दिख रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मोटा दिखने वाला व्यक्ति हो सकता है बुद्धि से पैदल भी हो। आप लोग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अपने समाज में देखे होंगे। मोटा जो व्यक्ति होता है शारीरिक बनावट के आधार पर मोटा व्यक्ति का बुद्धि जो है बिल्कुल एकदम जो है सही तरीके से नहीं काम करता है, जबकि पतला व्यक्ति होता अच्छा काम करता है। तो कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से इसको जो है नकारा गया, इस सिद्धांत को अमान्य किया गया। आज के समय में जो सिद्धांत माना जाता है, जो वैज्ञानिक काल है, बुद्धि को मापने के लिए जो वैज्ञानिक काल आता है, अल्फ्रेड बिन्ने से शुरू होता है। वैज्ञानिक काल की अगर मैं बात करूं बेटा, अल्फ्रेड बिन्ने जो कि 1905 से लेकर 1911 तक इन्होंने बुद्धि से संबंधित कार्य किए थे। और इसको बेटा वैज्ञानिक काल भी कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने प्रूव किया बेटा, इन्होंने सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया है और यहां पर आधार क्या बनाया है? जैसे अभी मैंने लेवेस्टर ने बताया, लेवेस्टर ने शारीरिक आधार बनाया था, और यहां पर अल्फ्रेड बिन्ने किसको आधार बनाते बेटा? मानसिक आयु को बनाते हैं। मानसिक आयु जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एज। क्या बोलते हैं बेटा? मेंटल एज बोलते हैं। मेंटल एज क्या होता है? मानसिक आयु क्या होता है? मानसिक आयु का मतलब यह हुआ बेटा कि जैसे जब अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर के विकास के साथ साथ हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोगों को चीजों की परख, चीजों की समझ उतनी अच्छे से नहीं होती है, लेकिन जब हम लोग बड़े होते रहते हैं तो हमारी बुद्धि का भी विकास कहीं ना कहीं होते रहता है। मतलब उम्र के साथ हमारी बुद्धि का विकास ही क्या कहलाता है? मानसिक आयु कहलाता है। क्या बेटा? मैं यहां पे लिखूंगा उम्र के साथ मस्तिष्क का विकास। यहां पे अगर मानसिक आयु क्या है तो मानसिक आयु के बारे में मैं क्या समझाऊंगा आपको? मानसिक आयु उम्र के साथ बुद्धि का विकास, उम्र के साथ बुद्धि का विकास मानसिक आयु कहलाता है। मानसिक आयु कहलाता है। मेरी बात को आप लोग समझ गए? यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, ये मान लीजिए हमारी एज है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये हमारा क्या होगा? इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि भी हमारी क्या होगी? इंटेलिजेंस का क्या होगा बेटा? ग्रोथ होगा। इंटेलिजेंस का क्या होगा बेटा? ग्रोथ होता जाएगा इस चीज को। और एक ऐसी अवस्था भी आती है जब हम लोग बूढ़े अवस्था में जाते हैं तो हमारी बुद्धि जो है कमजोर भी होने लगती है, वो सेकेंडरी चीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं बेटा, इसको आपको समझना है कि मानसिक आयु का मतलब क्या है। मानसिक आयु उम्र के साथ बुद्धि का विकास जो है मानसिक आयु कहलाता है, जनरली इन्होंने बताया। और यहाँ पर एक व्यक्ति कौन है? अल्फ्रेड बिन्ने हैं। अल्फ्रेड बिन्ने जो कि पेरिस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पेरिस के रहने वाले हैं। और इनके साइमन, इनके दोस्त, इनके सहपाठी जो हैं, यानी साथ में कार्य करने वाले जो सहयोगी हैं, वो साइमन है। और इन्होंने क्या किया था बेटा? यहाँ पर थोड़ा सा मैं मार्क करूंगा और समझाऊंगा। इन्होंने दोनों भाई ने मिलकर, दोनों भाई मतलब यहाँ पर दोनों साथी ने मिलकर ना, अल्फ्रेड बिन्ने भाई नहीं थे, दोनों साथियों ने मिलकर, दोनों सहयोगियों ने मिलकर एक कॉलेज में, एक फ्रांस का नगरपालिका का स्कूल था, उसमें एक टेस्ट कराया। कैसा टेस्ट कराया? मानसिक आयु को ज्ञात करने के लिए वहां पर कुछ क्लास के बच्चे थे,
कक्षा 1 से लेकर 8 तक के कुछ बच्चे थे और इनको एक पेपर सेट दिया गया और उस पेपर सेट में एक ही जैसे प्रश्न थे और सबको पेपर सॉल्व करने के लिए दिया गया। अब उसमें जब पेपर सॉल्व करने के लिए दिया गया तो कक्षा 1 का भी बच्चा उसको सॉल्व कर ले रहा है, कक्षा 8 का बच्चा कोई नहीं सॉल्व कर रहा है। तो इस आधार पर वहां पर मानसिक आयु नापी गई थी कि मतलब जो पेपर में सही कर ले रहा था उसका मानसिक आयु ठीक ठाक है, जो नहीं कर पा रहा था उसकी मानसिक आयु क्या है, थोड़ी सी कम है। तो इसी के आधार पर इन्होंने इसके रिजल्ट की अगर मैं बात करूं 1901 में इन्होंने टेस्ट कराया और रिजल्ट में कई लोगों ने देखा निम्न आया था, कई लोगों का उच्च नंबर आया था तो उनको उच्च मस्तिष्क का बोल दिया गया, कई लोगों का सामान्य आया था, कई लोगों का मंद आया था। तो जनरली सी बात है, जब हम लोग कोई टेस्ट देते हैं किसी का नॉर्मल रहता है, कोई फेल हो जाता है, कोई अच्छा नंबर लाता है, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी वही घटी होती है। और यहाँ पर इन्होंने मानसिक आयु के बारे में बताया कि मतलब यहाँ पे जो मानसिक आयु होता है वह टेस्ट के द्वारा इन्होंने पता किया था। आगे हम लोग बात करेंगे बुद्धि के मापन की अगर बात करूं अल्फ्रेड बिन्ने और साइमन बुद्धि परीक्षण। फिर उन्होंने 1905 में एक टेस्ट दिया था, एक टेस्ट बुद्धि जिसका नाम क्या बोला गया बेटा, यहाँ पे जो टेस्ट है बुद्धि परीक्षण जो किया गया था इसका नाम अल्फ्रेड बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया इसको, और 1905 में दिया गया। और इस फार्मूले अगर मैं बात करूं यहाँ पर जब इन्होंने फार्मूला दिया था अल्फ्रेड बिन्ने के द्वारा और अल्फ्रेड बिन्नेट और साइमन के द्वारा, तो IQ बराबर फार्मूला जो रखा गया MA/CA रखा गया। इसमें इंटू 100 नहीं किया गया था, इस चीज को याद करिएगा। अल्फ्रेड बिन्नेट और साइमन के द्वारा जो बुद्धि परीक्षण का फार्मूला दिया गया था वो MA/CA था, इसके आधार पर बुद्धि परीक्षण करी जाती थी। और यहां पर अगर मैं बात करूं 1911 में इसका अगर बात करूं जर्मनी में के स्टर्न और कुहलमान ने बुद्धि लब्धि का सूत्र इस प्रकार से इन्होंने आप देख सकते हैं इस प्रकार से IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम लोग कालानुक्रमिक आयु बोलते हैं, इस प्रकार से इन्होंने एक फार्मूला दिया था। ठीक है, आगे मैं यहां पर बात करूंगा। यहां पर प्रथम संशोधन 1908 में होता है, दूसरा संशोधन 1911 में होता है। प्रथम संशोधन जो हुआ था वो 3 से 18 साल के बालकों के लिए हुआ था और दूसरा संशोधन जो 3 से 16 साल के बीच में हुआ था। हालांकि ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आज के समय में ये मान्य नहीं है, ना ही आपको इसको याद रखना है। यानी ये जो अल्फ्रेड बिन्ने साइमन परीक्षण था यह सक्सेसफुल नहीं रहा, यह भी असफल रहा। लेकिन इसके बाद जो आता है बेटा 1911 के बाद का जो काल आता है, जो कि अगर मैं बात करूं बेटा साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आज भी इस सूत्र को हम लोग यूज करते हैं बुद्धि मापन को निकालने में। कौन सा बेटा, जिसका नाम है स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जो इस बुद्धि परीक्षण को किया गया और वहां पर टर्मन नामक जो मनोवैज्ञानिक है, टर्मन वही है जिन्होंने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया था। क्या परिभाषित किया था बेटा, अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि जो होती है हमारी अमूर्त चिंतन की योग्यता है के बारे में, इसके बारे में बताया था इन्होंने। और यहां पर अगर बात करूं आधुनिक काल यानी 1911 के बाद का जो काल होता है, बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि लब्धि का मापन का कार्य किया गया। और यहां पर जो सूत्र आपको दिख रहा होगा IQ बराबर, सबसे पहली बार यहां पर जो सूत्र लाया गया IQ बराबर MA/CA/100 किया गया। और आज फार्मूला जिसकी वजह से हम लोग बुद्धि का मापन कर सकते हैं। और टर्मन ने क्या किया बेटा, टर्मन के द्वारा इसकी एक शीट भी बनाई गई। मैं टर्मन का शीट भी दिखाता हूं, जो चार्ट है उसको भी दिखाता हूं, क्योंकि उस चार्ट का भी बहुत वैल्यू होता है। बहुत सारे डायरेक्ट वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड में तो बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। और यहाँ पे टर्मन जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा फार्मूला दिया गया। और 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बिन्नेट साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया गया और यह सफल संशोधन रहा ना। या जो आप देख रहे हैं MA/CA/200 लास्ट में ये संशोधन सफल रहा। और लास्ट में आपको एक चार्ट में दिखा रहा हूं, इस चार्ट आपको ध्यान से देखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको ले लेना है। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ पर IQ जिसका 25 से कम निकला उसको कहा गया वो जड़ बुद्धि का है, जिसका 25 से 49 के बीच था उसको कहा गया मूढ़ बुद्धि का है, जिसका 50 से 69 के बीच में था उसको कहा गया मूर्ख है वो, जिसका 70 से 79 के बीच में है वो औसत से कम था, जिसका 80 से 79 के बीच में था सीमावर्ती था। अब इसमें से आपको सभी नहीं याद करना है, 140 से ऊपर वाला जो कि प्रतिभाशाली बच्चा होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, जीनियस होता है, ये एग्जाम में आपके पूछता है। दूसरा आपका 130 से 139 से प्रखर वाला भी पूछता है, 120 से लेकर 129 से तीव्र और श्रेष्ठ के बारे में पूछता है। हाँ, 90 से लेकर 109 जो कि औसत और सामान्य वाला यह भी एग्जाम में पूछता है। बाकी यहाँ पर जो है 50 से 69 70 जितने भी हैं आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा,
इसको आप देखते रहेंगे तो सभी को आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें से, इस चार्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे होंगे, पूछा जाता है। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे तो उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं आईक्यू निकालते कैसे हैं। तो आइए मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया, मैंने किसी स्टूडेंट का नाम लिखा, जैसे मैंने कहा अनुप्रिया, अनुप्रिया का मानसिक आयु, का मानसिक आयु, मानसिक आयु, अनुप्रिया का मानसिक आयु 120 महीना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, महीना है, तथा मानसिक आयु 120 महीना तथा कालानुक्रमिक आयु, जिसे हम लोग वास्तविक आयु बोलते हैं, वास्तविक आयु, वास्तविक आयु 100 महीना है, 100 महीना है, 100 महीना है। तो अनुप्रिया का आईक्यू क्या होगा? अनुप्रिया का आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी बुद्धिलब्धि, बुद्धिलब्धि क्या होगा? क्या होगा? तो अगर मैं बात करूं यहां पर सिंपल सा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आइए यहां पर मैं फार्मूला यूज करूंगा, आईक्यू बराबर यम ए अपान सी ए इंटू 100 कर लेना बेटा। अब यहां पर यम ए कितना दिया गया है? यम ए मतलब मानसिक आयु, मानसिक आयु 120 महीना है, और वास्तविक आयु जिसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल आयु बोलते हैं, ये 100 महीना है, इंटू 100 कर देना है, और ये आपका 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 120 महीना। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 120 महीना आ जाएगा। इसी के आधार पर बुद्धिलब्धि को नापकर ये चार्ट तैयार किया गया है कि कौन सा व्यक्ति कितने आईक्यू लेवल के अंतर्गत आ सकता है। तो यहां पर अगर 140 या इससे ऊपर का है तो प्रतिभाशाली है, 130 से 39 के बीच में तो प्रखर या अतिश्रेष्ठ है, 120 से 29 के बीच में तो तीव्र या श्रेष्ठ है, 110 या 19 के बीच में तो औसत से अधिक है, 90 से 109 के बीच काफी बार पूछता है, औसत और सामान्य वाले काफी बार आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 80 से 79 के बीच में सीमावर्ती हो जाएगा, 70 से 79 के बीच में औसत से कम हो जाएगा, और यहाँ पर 50 से लेकर 69 तक मूर्ख होगा, 25 से लेकर 49 तक का मूड होगा, और 25 से कम जो आपका जड़ बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, बुद्धि का जो मापन है बहुत आसान सा टॉपिक है, आप लोग इसको कर सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, मिलता हूं इसी प्रकार से नए सेशन में। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद।